गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हाजिर है फिर से एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अब तक हमने व्याकरण के ग्रामर वाले पार्ट से काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। अब हम अपने टेक्स्ट बुक की ओर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, फिर थोड़ा ग्रामर से पढ़ेंगे और इस तरह से हम सिलेबस कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे धूल, जो हमारा स्पर्श जो बुक है, स्पर्श जो किताब है, उसका पहला चैप्टर है धूल। तो हमें चैप्टर पढ़ने से पहले सबको पता है कि उससे पहले राइटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो धूल के जो लेखक हैं, धूल को जिन्होंने लिखा है, उनके बारे में हम थोड़ा पहले पढ़ लेंगे। तो धूल के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। इनका ये है रामविलास शर्मा। इनका जन्म होता है 1912 यानी 1912 और मृत्यु होती है 2000 में। तो ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, सिर्फ 20 साल हो रहे हैं इनके गुजरे हुए। तो हम शुरू करते हैं रामविलास शर्मा से और देखते हैं कि इनके जीवन के बारे में दी गई है। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 यानी 1912 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाई, यानी जो इनकी स्टार्टिंग की शिक्षा थी, प्राइमरी एजुकेशन, जो बचपन की शिक्षा थी, वो उनकी गांव में ही हुई। गांव यानी उत्तर प्रदेश के जो उन्नाव जो जिला है वहीं पर उनकी हुई, उनके गांव में। उच्च शिक्षा के लिए ये लखनऊ आ गए। वहाँ से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया, यानी एमए इन इंग्लिश, और विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हो गए। तो फिर ये क्या किया इन्होंने, हायर एजुकेशन के लिए ये लखनऊ आ गए। लखनऊ में आने के बाद इन्होंने इंग्लिश में एमए कर लिया और फिर यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाकर प्राध्यापक हो गए, यानी लेक्चरर हो गए। लेक्चरर को हिंदी में प्राध्यापक कहते हैं। अध्यापक टीचर को कहते हैं और प्राध्यापक लेक्चरर को कहते हैं। प्राध्यापन काल में ही इन्होंने पीएचडी की उपाधि अर्जित की। फिर इन्होंने क्या किया, पढ़ा रहे थे जब लेक्चरर थे, उसी समय इन्होंने पीएचडी भी कंप्लीट किया। पढ़ाते समय ही पढ़ाई करके अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली। लेखन के क्षेत्र में पहले पहले कविताएं लिखकर फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। तो ये जब लेखन कार्य में जब लिखना शुरू किया इन्होंने, तो सबसे पहले कविता लिखी, फिर एक उपन्यास लिखा, नोवेल लिखा, फिर एक नाटक लिख लिया और उसके बाद फिर पूरी तरह से आलोचना में आ गया। आलोचना यानी क्रिटिसिज्म, क्रिटिक्स हम सुनते हैं ना सिनेमा के क्रिटिक्स। तो आलोचना करना यानी मतलब किसी के गलत चीजों का वर्णन करना प्लस उसके अच्छी चीजों का वर्णन करना। आलोचना को अब समालोचना भी कहते हैं। तो समालोचना और आलोचना दोनों लगभग एक ही चीज है ना। हालांकि नॉर्मली लोग अर्थ लगा लेते हैं कि आलोचना का मतलब होता है किसी के खराब गुण के बारे में ही बात करना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आलोचना यानी अच्छे और बुरे दोनों चीजों का वर्णन करना कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ये जो दूसरे रचनाकार जो किताब लिखते थे, रचनाएं थी, उस पर ये आलोचना करते थे, यानी ये आलोचक थे। आलोचक हमेशा चीजों के अच्छे और बुरे गुणों का वर्णन करता है। रामविलास शर्मा प्रगतिशील आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और महाप्राण निराला के काव्य को एक नए निकष पर परखा। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लेखन कार्य शुरू किया, जब ये आलोचना में जुट गए तो इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, ऐसी बहुत सारी रचना लिखी, लेकिन रामचरितमानस सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। फिर महाप्राण निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन लोगों ने जो कविताएं लिखी, इन दोनों रचनाकारों ने, इन दोनों कवियों ने जो भी कुछ लिखा, जो भी कविताएं लिखी, काव्य लिखी, इसको रामविलास शर्मा ने एक नए तरीके से इनकी आलोचना की। इनके अच्छे और बुरे गुणों को एक नए तरीके से ढूंढा, यानी एक नए निकष पर, एक नए पैरामीटर पर इनको परखा, इनको एग्जामिन किया। निकष यानी पैरामीटर, परखा यानी एग्जामिन करना। तो यह है रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियां है, यानी इनकी प्रमुख रचनाएं जो है, भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी 3 खंड में, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, बुद्ध, वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं, सदियों के सोए जाग उठे कविता है, पाप के पुजारी नाटक है, 4 दिन उपन्यास है और अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है। इनकी ऑटोबायोग्राफी को आत्मकथा कहते हैं और बायोग्राफी को जीवनी कहते हैं। तो इनकी आत्मकथा कौन सी है, अपनी धरती अपने लोग। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, श्लाका सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। इनको जो अवार्ड्स मिले वो थे साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, श्लाका सम्मान, ये अवार्ड इनको मिले थे।
इन्होंने पुरस्कार स्वरूप मिली राशि साक्षरता प्रसार हेतु दान कर दी। फिर क्या होता है, जब भी कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ कुछ कैश भी मिलता है। तो इनको जो भी राशि यानी जो भी पैसे मिले, जो भी अवार्ड के साथ जिनको पैसे मिले थे, उन्होंने क्या किया, उन पैसों को दान कर दिया। किस लिए? इससे कि जिससे कि सरकार जो भी है, सरकार शिक्षा के प्रसार में हेल्प कर सके। यानी साक्षरता यानी लिटरेसी के प्रसार है, तो प्रसार यानी बढ़ावा देना, यानी लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, लिटरेसी समाज में ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अपने पैसे डोनेट कर दिए। कई मुहावरों, लोकोक्तियों, देशज शब्दों और अन्य रचनाकारों की रचनाओं के उद्धरणों से ली गई सूक्तियों तथा पंक्तियों से ओतप्रोत इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा और महात्म्य, उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया है। अपने किशोर और युवावस्था में पहलवानी के शौकीन रहे डॉक्टर शर्मा अपने इस पाठ के बहाने पाठकों को अखाड़ों, गांवों और शहरों के जीवन जगत की भी सैर कराते हैं। साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ाने से नहीं चूकते। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक धूल को यूं ही धूल में न उड़ा सकेगा। ये लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैराग्राफ बताता है कि इस कहानी में लेखक ने यानी रामविलास शर्मा जी ने क्या बताया है, किस बात को इसमें उन्होंने मुख्य रूप से रखा है, किस बात का वर्णन किया है और उन्होंने क्यों किया है। तो देखिए इसमें क्या है, मुहावरों का प्रयोग मिलेगा, लोकोक्तियों का प्रयोग मिलेगा, देशज शब्दों का, देशज शब्द यानी हमारे जो गांव में ग्रामीण भाषाओं में जो प्रयोग किए जाते हैं, जो भाषा देश में बनी है उनके जो शब्द है उनको उनका प्रयोग किया गया है। अन्य रचनाकारों की रचनाओं से उदाहरण लिए गए यानी उनकी कुछ कोटेशंस लिए गए, उनकी लाइन्स को लिया गया है। सूक्तियों तथा पंक्तियों से ओतप्रोत इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा और महात्म्य, उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया। यानी मूल रूप से लेखक ने क्या किया है इस कहानी में, धूल की महिमा क्या है, धूल का महात्म्य क्या है, धूल इंपॉर्टेंट क्यों है, धूल का इम्पोर्टेंस जो है, और उपलब्धता और उपयोगिता, धूल यूजफुल कैसे है, इसके बारे में उन्होंने इस पाठ में बताया है। अभी सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि धूल भी जिसको हम गंदा ही समझते हैं, उसको भी, उसमें भी क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, वो भी क्या यूजफुल हो सकता है, वो भी उसकी भी क्या उपयोगिता हो सकती है, उसकी भी महिमा क्या हो सकती है, ऐसा सुनने में लग रहा है। लेकिन आप जब पाठ को पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि धूल कितना इंपॉर्टेंट है और धूल आखिर असलियत में है क्या, वास्तव में है क्या। अपनी किशोर और युवावस्था में पहलवानी के शौकीन रहे डॉक्टर शर्मा अपने इस पाठ के बहाने पाठकों को अखाड़ों, गांवों और शहरों के जीवन जगत की भी सैर कराते हैं। तो सबको पता है कुश्ती लड़ी जाती है, कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़ा होता है। दंगल सिनेमा देखे होंगे तो आपको उसमें अखाड़ा दिख गया होगा जिसमें वो दोनों लड़ते हैं। वो आर्टिफिशियल वाला अखाड़ा नहीं, जब वो प्रैक्टिस कर रही होती है, जब वो मिट्टी में जाकर करते हैं उसको अखाड़ा कहते हैं, मिट्टी में जब वो प्रैक्टिस कर रही होती है तब। तो लेखक जो है वो अपने, जब वो जवान थे, जब वो किशोर थे, तब उनको कुश्ती का बड़ा शौक था। तो उन्होंने इस पाठ के बहाने ही और धूल के बहाने से ही लोगों को अखाड़ों, गांवों और शहरों की जीवन जगत की भी सैर कराते हैं, यानी उससे भी लोगों को परिचित करवाते हैं। साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ाने से नहीं चूकते। साथ ही इन्होंने धूल के माध्यम से देशभक्ति क्या है उसके बारे में भी बात किया है इन्होंने, कि धूल से कैसे लोग देशभक्ति व्यक्त कर सकते हैं, देश के प्रति प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि उनका दावा है लेखक का कि इस पाठ को पढ़ लेने के बाद जितने लोग पढ़ लेंगे वो धूल को अब ठीक धूल नहीं समझेंगे जैसा वो अब तक गंदा समझते हैं। अब तक धूल का जो लगाते हैं वो नहीं, बल्कि उनका सोचने का तरीका धूल के प्रति बदल जाएगा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। ये था हमारा लेखक परिचय और उन्होंने पाठ के बारे में जो भी बताया। अब हम पाठ में चलते हैं। धूल हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। तो लेखक ने पहले कहा था कि यहाँ दूसरे लेखकों की लिखी हुई रचनाओं में से कुछ लाइन्स उठाई गई है, कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पहले ही मिला हमें एक लाइन जहाँ लिखा गया है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। लेखक इस ऊपर जो लाइन उन्होंने लिखा है उसको मेंशन करते हुए, उसका जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि हीरे के जो प्रेमी हैं, हीरा जो जिनको पसंद है बहुत ज़्यादा, वो लोग कैसा हीरा पसंद करेंगे, साफ सुथरा खरादा हुआ यानी पॉलिश्ड हीरा पसंद करेंगे, और जो शाइनी हो, जो आंखों में चकाचौंध पैदा कर दे, ऐसा हीरा ही पसंद करेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि
हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूलि भरा ही अच्छा लगता है। तो ये जो लाइन है ऊपर, जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए, तो मैं आपको बता दूं कि उसका अर्थ है, ऐसे तो पूरी अलग कंटेक्स्ट में है, लेकिन उस लाइन का अर्थ ये बताया गया है यहाँ पे कि एक बच्चा है जो धूल में खेलता है, और धूल में खेलने के बाद लेखक का ऐसा मानना है कि धूल में खेलने के बाद बच्चे की सुंदरता और बढ़ जाती है, और उस बच्चे को ही हीरा कहा गया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे हीरे के जो प्रेमी हैं उनको तो साफ सुथरा हीरा ही पसंद आएगा, लेकिन वो कहते हैं कि नयन तारा यानी आंखों को जो प्यारा होता है, तो प्यारा कौन होता है? सबसे ज्यादा बच्चे ही तो प्यारे होते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ जिस नयन तारे का जिक्र हुआ है ना इस पंक्ति में, वह धूलि भरा ही अच्छा लगता है। यानी वो कह रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो धूलि भरा बच्चा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना ही नहीं कर सकता। और फिर आगे कहते हैं कि जिस किसी का भी बचपन गांव में बीता हो, गांव के गलियारे यानी गांव के गलियों में, गांव की सड़कों पर बीता हो, वह अपना बचपन बिना धूल की कल्पना ही नहीं कर सकता। यानी वहाँ धूल के बिना जीवन बीत गया हो, या धूल के बिना कोई बच्चा बड़ा हो गया हो, जिसके एक बच्चा छोटे से बड़ा हो गया और उसके शरीर में धूल ना लगा हो, या वो धूल में खेला ना हो, ऐसा सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। तो क्या होता है, फूल के ऊपर रेणु, रेणु यानी रेणु का अर्थ होता है कण, छोटे छोटे कण। तो फूल के ऊपर जो कण जमा होने के बाद जब फूल की सुंदरता बढ़ने लगती है, ठीक उसी तरह एक बच्चे पर, एक शिशु के मुंह पर अगर जब धूल पड़ता है तो उसकी जो सहज पार्थिवता है, उसकी जो सामान्य जो सुंदरता है, वो और भी निखर जाता है, यानी और भी सुंदर हो जाता है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई? फिर लेखक आगे कहते हैं कि अभिजात वर्ग यानी इलीट क्लास, प्रसाधन सामग्री यानी सुख सुविधा की बहुत सारी सामग्री, जैसे फ्रिज, एसी, क्रीम, मेकअप, ये सारी चीजें। तो कह रहे हैं कि अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, अपनी सुख सुविधा के लिए बहुत सारे डिस्कवरीज की, सॉरी इन्वेंशंस की, लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई? फिर कहते हैं कि बालकृष्ण यानी छोटे बच्चे के मुंह पर जो सुंदरता है, जो धूल के लगने के कारण हुई है, उसके सामने, उस सुंदरता के सामने क्या इनकी बनावटी सुंदरता, हम जो क्रीम लगाते हैं, हम जो मेकअप लगाते हैं, वो क्या है? बनावटी है, वो आर्टिफिशियल है। हम उसे लगाकर और सुंदर दिखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को मान रहे हैं कि आप सुंदर नहीं हैं, तभी तो और आप और सुंदर बनना चाहते हैं। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि एक बच्चे पर जो, बच्चे के चेहरे पर जो धूल लगने से उसकी जो सुंदरता वो और बढ़ जाती है, उसके सामने ये जो एलीट क्लास का जो ये सब प्रसाधन की सामग्रियां हैं, ये सब बेकार नहीं हो गई है, ये सब धूल नहीं हो गई है। फिर आगे लेखक कहते हैं, हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। संसर्ग यानी कॉन्टेक्ट से, यानी हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो जनरेशन है, ये क्या है? ये धूल से बचना चाहती है, धूल के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहती है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। लेखक व्यंग कर रहे हैं, लेखक ताना मार रहे हैं, कह रहे हैं कि धूल से बचने के लिए जो लोग हैं वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं, यानी आसमान में घर बनाना, यानी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाना, ताकि वहां तक धूल ना पहुंचे। लोग धूल से बचने के लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने लगते हैं, ऊपर रहने लगते हैं। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, धूल में मत खेलो। और फिर कहते हैं कि ये जो सभ्यता है, ये जो जनरेशन है, ये क्या कर रही है? ये अपने घर के अपने बच्चों से क्या कहते हैं कि धूल में मत खेलो। भोलानाथ यानी बच्चे को कहा गया। बच्चे कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप है, तो भोलानाथ क्या है? नाथ भगवान को कहा गया ना, तो भोलानाथ यानी बच्चे को ही भगवान कहा जा रहा है यहाँ। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो बच्चा है वो भगवान है, बच्चे को नहीं पता कुछ भी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सभ्यता है, ये जो जनरेशन है, वो इस धूल के संसर्ग में नहीं आना चाहती, और इससे बचने के लिए वो क्या कर रहे हैं? अपना घर, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रही है, आसमान में जैसे घर बना रहे हो, इससे बचने के लिए, और अपने बच्चे को धूल में खेलने से मना करती है। ये साधारण सी बात है, हम भी अपने घर में यही करते हैं। बच्चा अगर कोई नीचे खेला तो उसको उठाकर ऊपर बेड पर रख देते हैं, उसको मना करते हैं कि नहीं, गंदे में मत खेलो, वहाँ धूल है, वहाँ मिट्टी है, वहाँ मत जाओ। ये हम भी करते हैं। तो लेखक इसी पर व्यंग कर रहे हैं।
भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि भोलानाथ के संसर्ग से, यानी भोलानाथ जो धूल में खेलकर आएगा तो उसके अगर कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, हमारी जो जनरेशन है, हम जो आर्टिफिशियल चीज़ें लगाकर सुंदर बनने की कोशिश करते हैं, वो जो नकली सलमे सितारे हैं, वो जो आर्टिफिशियल मेकअप्स हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि वो जो नकली सलमे सितारे हैं वो धुंधले पड़ जाएंगे, यानी उसकी खूबसूरती नहीं रह जाएगी, वो भी गंदा हो जाएगा, इसलिए वो बच्चे को खेलने से मना करता है। जिसने लिखा था, धन्य धन्य वे हैं नर मैले जो करत गात, कन्या लगाए धुरी ऐसे लड़कन की, उसने भी मानो धूल भरे हीरे को महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। तो लेखक आगे कह रहे हैं कि देखिए इसमें क्या करें, ये जो अभी अभी हमने लाइन पढ़ा उसका अर्थ बता रहे हैं कि धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया। अभी उन्होंने ऊपर लाइन में बताया, उसमें कहा कि धन्य धन्य है वे हैं नर, तो फिर कह रहे हैं कि धन्य धन्य कहकर क्या किया, उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया, यानी जिसने भी लिखा है उसके बारे में कह रहे हैं कि इसमें जो धन्य धन्य कहा गया वो बड़प्पन, यानी जो बड़प्पन है उसको विज्ञापित किया है। फिर मैले शब्द से ही अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी है। फिर क्या कह रहे हैं कि उसमें फिर जो मैला शब्द किया है तो उसमें क्या कहा गया, धन्य धन्य वे हैं नर मैले जो करत गात, तो इसमें क्या कहा गया कि धन्य धन्य कहकर उन्होंने बड़प्पन को विज्ञापित किया, नहीं अपनी बड़प्पन दिखाया कि धन्य कहा उनको, किनको, जो मैं अपने शरीर को गंदे करते हैं, मैले करत जो गात। तो फिर कहते हैं कि उसने फिर से मैले शब्द जब उसने प्रयोग किया तो इससे उन्होंने अपनी हीन भावना भी व्यक्त कर दी, यानी वो जो इसने लिखा है वो ये मान रहा है कि धूल के लगने से शरीर गंदा होता है, मैला होता है। अंत में ऐसे लरिकान कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया। और फिर जो लाइन के अंत में जो आया है ऐसे लरिकान, तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसे लरिकान की बातें कहकर उन्होंने क्या कर दिया, अपनी भेद बुद्धि, यानी वो भेद कर रहे हैं कि ऐसे लड़के, यानी धूल में खेलने वाले लड़के और धूल में नहीं खेलने वाले लड़के, साफ लड़के और गंदे लड़के। तो ये कहकर उन्होंने क्या किया, अपनी भेद बुद्धि, यानी बुद्धि में जो भेद करने के, वो जो भेद कर रहे हैं बच्चों में, उसका भी परिचय उन्होंने दे दिया है। तो अल्टीमेटली लेखक ने, रामविलास शर्मा जी ने उस लेखक पर व्यंग ही किया है कि आपने अपना बड़प्पन भी दिखाया, लेकिन साथ में अपनी हीन भावना, धूल के प्रति हीन भावना और भेद बुद्धि भी दिखा दिया है। वह हीरो का प्रेमी है, धूली भरे हीरो का नहीं। फिर से लेखक कहते हैं उस लेखक के बारे में कि वो हीरे का प्रेमी है, यानी बच्चे को पसंद करता है, लेकिन धूली भरे हीरो का नहीं, यानी वो धूल में खेलने वाले बच्चे को पसंद नहीं करता है, वो साफ सुथरे बच्चे को पसंद करता है। यानी ये व्यंग हमारे जनरेशन पे है कि आज हमारा जनरेशन बच्चा तो पसंद करता है, बच्चे को खेलना, बच्चे के खेलना पसंद करता है, लेकिन धूली भरे बच्चों के साथ नहीं, बल्कि साफ सुथरे बच्चों के साथ। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाए ही आने लगे। फिर लेखक व्यंग करते हैं, फिर ताना मार रहे हैं और कहते हैं कि शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई। तो भोलानाथ यानी बच्चे जब धूल के संसर्ग में आए, धूल से कांटेक्ट में आए, तो लेखक को ये लिखना पड़ा कि मैले जो करत गात, यानी जो अपने शरीर को गंदा करते हैं धूल में खेल के। तो लेखक ये कह रहे हैं कि अगर बच्चा जब धूल में खेला तो ऐसा लिखने की नौबत आ गई, लोग ऐसा सोचने लगे कि अपने शरीर गंदे कर रहे हैं धूल में। फिर वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे लोगों को अखाड़े की मिट्टी, जब भी कुश्ती लड़ते हैं तो जब वो अखाड़े वाली जो मिट्टी वाली अखाड़े होती है, अखाड़ा होता है, तो उसमें जब लड़ते हैं तो शरीर में पूरी मिट्टी लग जाती है। तो कह रहे हैं कि अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगे, उबकाई यानी वॉमिटिंग जैसा भाव आने लगना। तो कह रहे हैं कि जिसे बच्चे के धूल में खेलने से उसके मन में गंदा होने का भाव आने लगे, ऐसे लोगों को, ऐसे लोग अगर मिट्टी, अखाड़े की मिट्टी में सने हुए शरीर को देख ले तो कहीं उनको उबकाई ही आने लगे। जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। यानी उनका जो रुचि था कुश्ती का अखाड़े के लिए, तो उसको भी मेंशन करते हुए कहते हैं कि जिसका बचपन धूल में बीता हो वो अखाड़े की मिट्टी से दूर कैसे रह सकता है। यानी जो बचपन में धूल से खेला हो वो अखाड़े में जाने से बिल्कुल नहीं कतराएगा, वह आराम हंसी खुशी चला जाएगा अखाड़े में। रहता है तो उसका दुर्भाग्य है और क्या। फिर कहते हैं कि अगर वो मान लो कि बचपन में
धूल से खेला हो बच्चा, लेकिन बड़े होकर वो अखाड़े में नहीं जाना चाहता है, तो फिर ये उसका दुर्भाग्य है, इसमें और कुछ नहीं है। यानी वो जो नहीं कर रहा वो उसका लॉस है, ऐसा और किसी का लॉस नहीं हो रहा है। यह साधारण धूल नहीं है। फिर कहते हैं कि ये जो धूल है, जिसको लोग हीन भावना से देखते हैं, जिसको लोग मानते हैं कि इससे केवल गंदगी फैलती है, इससे बीमारी होती है, तो लेखक कहते हैं कि ये धूल जो है ये साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्ठे से सिझाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। फिर लेखक कहते हैं कि ये जो अखाड़े की जो मिट्टी है, या ये जो धूल जिसको हम कहते हैं, ये साधारण धूल नहीं है, बल्कि ये तेल और मट्ठे में सिझाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। इसका बहुत सारा अर्थ निकलता है। आप इसको समझ सकते हैं कि हमें खाने के लिए जो भी चीज़ मिलती है वो जमीन से ही मिलती है, और वो मिट्टी ही धूल क्या है, तो मिट्टी का सूखा हुआ रूप है। मिट्टी अगर सूख जाए तो वो धूल हो जाती है, फिर वो गीला हो जाए तो मिट्टी हो जाती है। यानी मिट्टी और धूल दो अलग चीज़ें नहीं है। तो कहने का मतलब ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि इसी मिट्टी में सब कुछ उपजता है जिसको हम खाकर बड़े होते हैं, और उसी को क्या करते हैं, तेल में पकाते हैं या मट्ठे में सिझाते हैं, फिर खाते हैं। तो यही अर्थ लेखक ने कहा है कि ये जो धूल हम जिसको धूल समझ रहे हैं वो सामान्य धूल नहीं है, बल्कि यह तेल और मट्ठे में सिझाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। यानी उसी जमीन से उपजे हुए अनाज को हम पकाकर ईश्वर को चढ़ाते हैं और स्वयं ग्रहण करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि धूल बेकार की चीज़ नहीं है, जैसा कि हम अब समझ रहे हैं। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। कह रहे हैं कि संसार में, पूरी दुनिया में ये जो सुख है, इस धूल का जो सुख है, ये दुर्लभ है। दुर्लभ यानी रेयर है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। फिर अखाड़े की बात करते हुए लेखक कहते हैं कि जब अखाड़े में जब कुश्ती लड़ी जाती है तो शरीर से पसीना निकलता है, और पसीने में फिर वो मिट्टी मिलती है और फिर शरीर स्लिपरी हो जाता है। तो कह रहे हैं कि पसीने से तर बदन, तर यानी भीगा हुआ, तो पसीने से पूरा शरीर जो भीगा हुआ है, बदन यानी शरीर, पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। कुआं देखे हो तुम लोग, वेल देखे होगे, तो कुआं क्या होता है, जमीन के नीचे गड्ढा होता है ना, एक बहुत बड़ा सा गड्ढा। तो जैसे हम खोदते हैं तो क्या होता है, हम खोदते जाते हैं तो मिट्टी हमारे शरीर पे थोड़ी थोड़ी लगती जाती है, और नीचे ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, नीचे पसीना आने लगता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो क्या होता है, शरीर पसीने से भर जाता है और मिट्टी लगने लगती है तो स्लिपरी हो जाते हैं। तो मानो कुश्ती लड़ने के बाद जब आदमी अखाड़े से बाहर आता है तो ठीक वो ऐसा लगता है जैसे कोई कुआं खोद कर आया हो। यानी उसके शरीर पर पसीने होते हैं और उसमें मिट्टी लगने के कारण वो पूरी बॉडी उसकी स्लिपरी हुई रहती है। उसकी मांसपेशियां फूल उठती है। सबको पता है, जब हम शरीर से मेहनत करते हैं, कुश्ती लड़ते समय मेहनत करते हैं, तो शरीर की मांसपेशियां जो है वो फूली हुई हो जाती है, फूल जाती है। आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित्त लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। फिर लेखक कहते हैं कि ऐसे शरीर में जब कुश्ती समाप्त हो जाती है और जब वो अखाड़े में ही चारों खाने चित्त यानी वहीं सो जाता है उसी मिट्टी पर, और अपने आप को विश्व विजयी मानने लगता है। यानी ये जो कुश्ती से जो प्रेम करता है वही समझ सकता है इसको, जो नहीं करते उसको नहीं पता। आज के जनरेशन तो जिम में जाकर सारे काम करते हैं, लेकिन पहले जिम नहीं होता था तो लोग वहाँ अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे और वहीं अपने शरीर को हट्टा कट्टा बनाते थे। तो लेखक क्या है, लेखक अपना जो इंटरेस्ट था उनके जवानी में कुश्ती के प्रति, उसके बारे में बातें करते हुए कह रहे हैं कि वहाँ क्या फील करता है लोग, एक्चुअली जो अखाड़े में जाकर कुश्ती लड़ते हैं वो एक्चुअली फील क्या करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि वहाँ की सिचुएशंस कंडीशंस कैसी होती है। तो कह रहे हैं कि वहाँ जो लड़ता है वो बिल्कुल मानो ऐसा लगता है जब वो लड़के बाहर आता है तो जैसे वो कुआं खोद कर निकला हो, यानी बहुत बड़ा काम करके निकला हो। और फिर क्या होता है, उस समय उसकी मांसपेशियाँ फूल उठती है, फूल जाती है, शरीर पंप अप हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, अखाड़े में ही वो निर्द्वंद चारों खाने चित्त होकर लेट जाता है, और उसको ऐसा लगता है जैसे मानो पूरा मैंने दुनिया जीत लिया हो। फिर आगे कहते हैं, मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। लेखक कहते हैं कि अखाड़े में जो लोग जाते हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना होता है। हमने अक्सर सुना है कि हमारा शरीर मिट्टी का बना है, तो लेखक भी उसी बारे में कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मिट्टी जो है, अखाड़े की मिट्टी जो शरीर को बनाती है। यानी हम जब जिम में जब मेहनत करते हैं तो हमारा शरीर बनता है, हम हट्टे कट्टे होते हैं, तो उसके लिए कुछ खाना भी पड़ता है। तो मिट्टी जब अखाड़े में जाते हैं तो वहाँ भी हम वही काम कर रहे होते हैं जो हम जिम में कर रहे होते हैं। तो वही लेखक कह रहे हैं कि वो मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, और फिर वो जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि
क्योंकि शरीर भी तो हमारा मिट्टी से ही बना है, इसलिए हमारे शरीर को मिट्टी ही बनाती है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। फिर कह रहे हैं कि ये जो शरीर और मिट्टी का जो रिलेशन है, इसके में संसार में जो कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारी तरह की जो धारणाएं हैं, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेखक ऐसा कह रहे हैं। परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि कितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है। फिर कह रहे हैं कि इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। फिर कह रहे हैं कि भले दुनिया में बहुत सारे कंसेप्ट हो, साइंस कुछ और बात करती है, हमारे लॉजिक्स कुछ और बात करते हैं, हमारे समाज हमारी संस्कृति कुछ अलग तरह की बात करती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है, कुछ लोग नहीं मानते इस बात को कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है। तो लेखक कह रहे हैं कि भले संसार में इसके लिए बहुत सारी धारणाएं हो, लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि हमारे जीवन के लिए सार तत्व यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो अनिवार्य है, जो कंपलसरी है, वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। अब आप सोचिए, हमें जीने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए। हमें ये सब कहाँ से मिलता है? खाने की चीज़ें ज़मीन में उगती है, हवा पेड़ से मिलता है, पेड़ कहाँ उगता है? ज़मीन से, ज़मीन पर ही तो उगता है। पानी कहाँ मिलता है? ज़मीन के नीचे से ही तो मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जीने के लिए हमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कंपलसरी हमें चाहिए ही, वे सारी चीज़ें मिट्टी से ही मिलती है। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, वे सब मिट्टी की ही उपज है। फिर कहते हैं कि हम फूल बहुत सुंदर लगता है ना हमें, तो हम कह देते हैं ना कि इसकी सुंदरता कमल के फूल जैसी है, इसके हाथ तो बिल्कुल फूल जैसे कोमल हैं, ये तो बिल्कुल इस फूल की तरह सुंदर है। ऐसा हम करते हैं ना, तो उपमान यानी एग्जाम्पल देते हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि हमारी जो सुंदर चीज़ें होती है, उसको जिसको हम अपने सबसे जो सुंदर फूल है उसके साथ जो कंपैरिजन करते हैं, वो फूल भी कहाँ से उपजती है? मिट्टी में ही तो उपजती है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि हम जिस भी चीज़ को अपने जीवन में इम्पोर्टेंस देते हैं, वो सारी चीज़ें मिट्टी से ही आती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है? माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। लेखक कहते हैं कि हम सब क्या करते हैं? रूप, रंग रूप देखते हैं ना, किसी की सुंदरता, कौन कितना सुंदर है, इस पे इंपॉर्टेंस देते हैं। रस, कौन सी चीज़ खाने में कितना मीठा है, कितना अच्छा स्वाद है, इस पे बात करते हैं। गंध, कौन सा स्मेल अच्छा है, तो इन सब की बात करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? मिट्टी से ही आती है। रूप, सुंदरता, आप अगर मानते हैं कि आपका शरीर सुंदर है, आपका चेहरा सुंदर है, या फिर आप अगर उसकी तुलना, आप अपने सुंदरता की तुलना या किसी की सुंदरता की तुलना अगर किसी फूल से करते हैं, तो आप ये मान रहे हैं कि आपके इतना ही सुंदर वो फूल भी है। और वो फूल कहाँ से उपज रहा है? ज़मीन से। यानी आपका सुंदरता का रिलेशन कहीं ना कहीं ज़मीन से है, मिट्टी से है। फिर वो कहते हैं कि रस, स्वाद, जो भी हमें स्वाद मिलता है वो ज़मीन से ही उपजी हुई चीज़ होती है। फिर गंध, स्मेल जो भी आता है वो भी ज़मीन से। तो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें संभव कौन करता है? मिट्टी ही तो करती है। फिर वो कहते हैं कि माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है। चलो, लेखक कह रहे हैं कि चलो मान लिया कि आप जो कह रहे हैं ये धूल है और ये मिट्टी है, मिट्टी में सारी चीज़ें उपजती है और धूल हमारे शरीर को गंदा करता है। तो कह रहे हैं कि चलो मान लिया कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन लेखक कहते हैं कि लेकिन ये अंतर केवल उतना ही है जितना शब्द और रस में। यानी शब्द और शब्द को पढ़ने के बाद उससे जो हमें आनंद मिलता है उसमें, या देह और प्राण में, हमारा शरीर और प्राण, इसमें जो अंतर है बिल्कुल मिट्टी और धूल में उतना ही अंतर है। या फिर चांद और चांदनी में, चांद सबको पता है और चांद से जो मीठी रोशनी आती है उसको चांदनी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो अंतर है मिट्टी और धूल में बिल्कुल उतना ही है जितना कि शब्द और रस में, देह और प्राण में, और चांद और चांदनी में। यानी उनके कहने का ये मतलब है कि ये अंतर है, लेकिन ये अंतर ना के बराबर है। क्योंकि हम सबको पता है, शब्द में अगर रस नहीं हुआ, अगर किसी शब्द को पढ़कर आपको आनंद नहीं मिला, तो उस शब्द का कोई वैल्यू नहीं है। फिर उसी तरह अगर किसी शरीर में प्राण नहीं है तो उस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह चांद है लेकिन चांदनी नहीं है, अगर उसकी मीठी रोशनी नहीं मिल रही है तो फिर उस चांद को कोई पसंद नहीं करता। यानी वो कह रहे हैं कि मिट्टी और धूल में बिल्कुल अंतर नहीं है, बस नाम मात्र का अंतर है, केवल कहने के लिए, लेकिन अंतर नहीं है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। मिट्टी नहीं होगी तो धूल नहीं होगा, धूल नहीं होगा तो मिट्टी नहीं होगी, दोनों एक ही चीज़ है। फिर आगे कहते हैं मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। आभा यानी सुंदरता। तो कह रहे हैं कि मिट्टी की आभा का नाम जो है वो धूल है, यानी मिट्टी की जो सुंदरता है वो धूल में ही नजर आती है।
और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह